आपकी भी हेयरलाइन पहले सही थी लेकिन अभी काफी पीछे जा रही है, आपने सारे रोजमेरी ऑयल लगा के देख लिए, शैम्पू लिया है एंटी हेयर फॉल वाला, हेयर स्टाइलिंग वैक्स यूज करना छोड़ दिया, लेकिन तब भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, और वो भी आप इतनी यंग एज के हो। कितने साल गए तुम? 19 साल का। भाई इतनी यंग एज पे आजकल इंडियन लड़कों को ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन पहले आपको समझना है कि आपको किस टाइप की हेयर फॉल हो रही है, उसके बाद ही उस पर एक्ट करना है। क्या ट्रीटमेंट है, क्या हेयर केयर है यंग लड़कों के लिए, सब बताऊंगा आज की वीडियो में। अब यार मेल पैटर्न बॉल्डनेस कैन स्टार्ट एनी टाइम आफ्टर प्यूबर्टी, और एज के साथ साथ इसकी प्रेवलेंस बढ़ती रहती है। और अगर जल्दी शुरू हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शैम्पू में दिक्कत है या दिल्ली के पोल्यूशन में दिक्कत है। इंडियन मैन को अब ये प्रॉब्लम और जल्दी नोटिस होती है हेयर वाली, क्योंकि हेयर लाइन और वगैरह के बारे में लोग बात ज्यादा करते हैं, इसके बारे में स्क्रूटिनी ज्यादा होती है। इंस्टाग्राम पे लोग को वैसे भी हेट कमेंट्स करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। एंड सबसे बड़ा दुश्मन आजकल ओवरहेड लाइटिंग में जो आपका स्कैल्प दिखना शुरू होता है, उससे आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। प्लस आप रियलाइज करो सोशल मीडिया की एज में लड़के स्टाइल भी ज्यादा कर रहे हैं बाल, और साथ में फोटोज भी ज्यादा डालते हैं, तो और अपॉर्चुनिटीज हैं वो हेयर फॉल नोटिस होने की। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक एशियन एथनिक ग्रुप्स की स्टडी में पता चला कि जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है वो यंग एडल्ट्स में ऑलरेडी कॉमन था, लेकिन उसकी प्रेवलेंस एज के साथ बढ़ी। लेकिन फिर आपके दादाजी के 50 साल पे क्यों लूज होते थे बाल और आपके 20 साल पे क्यों हो रहे हैं भाई? लेकिन आप एक सिंपल सी बात समझो कि जो हेयर होती है ना, उसकी ग्रोथ साइकिल्स में चलती है, और जैसे जैसे आप एज करते हो साइकिल्स आगे बढ़ती हैं, तो बहुत ज्यादा डीएचटी आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो रहा होता है, तो जो आगे आगे के ग्रोथ फेजेस हैं वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं, और जो नया बाल उस जगह से निकल के आ रहा है विद एज वो पतला होता रहता है और अपना कलर भी लूज कर सकता है, और इसीलिए आपका स्कैल्प ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है और रीग्रोथ मुश्किल होता रहता है एज के साथ। और ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, और इसीलिए अपने सिंक में अपनी हेयर फॉल देखने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम पे ये देखना कि आपके बाल थिन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन भाई जो अभी आपको हो रहा है वो हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है, या हेयर ब्रेकेज है, या हेयर लॉस है? भाई अगर आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस, जो कि हर आदमी की लाइफ में लिखा हुआ है, अगर वो हो रहा है तो आपके टेम्पल्स ग्रेजुअली रिसीड कर रहे होंगे, और आपकी हेयर लाइन की एक एम शेप बन जाएगी, और आपका क्राउन भी ज्यादा विजिबल होना शुरू हो जाएगा। और जनरली ऐसा सिमिलर पैटर्न आपको अपने रिलेटिव्स में भी दिख रहा होगा, और मेरे साथ भी यही हुआ है और हो भी रहा है कि मेरे को पता है मेरे रिलेटिव्स में जो पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस है वही मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी जेनेटिक्स में लिखी हुई है वो चीजें, बट इसका जो प्रोग्रेशन होता है वो ओवर मंथ्स एंड ईयर्स होता है। अब एक दूसरे तरीके का हेयर लॉस बताता हूँ, टेम्पररी शेडिंग। और इसमें क्या होता है, एकदम से बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं, और ये मेरे साथ रिसेंटली अभी हुआ है 1-2 महीने पहले। अब मेरे साथ ये क्यों हुआ वो बताने से पहले मैं बताता हूँ इसके और क्या रीजंस हो सकते हैं। कोई आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए हो, या फिर आपने कैलोरीज एकदम से कट करके क्रैश डाइटिंग कर ली हो, या फिर कोई बहुत ही क्रेजी टाइप का स्ट्रेस आपको हो गया हो, जो कि मुझे हुआ था, आपको बताऊंगा वो क्यों हुआ था, या फिर आपकी एकदम से वेट लॉस हो गया, या फिर आपने कोई सर्जरी करवाई है अभी, या फिर कोई टाइप की मेडिकेशन आप लेते थे उसमें कुछ चेंज आया है। अब इस केस में आपकी हेयर लाइन शायद उतनी नहीं जाएगी, लेकिन एकदम से हर जगह से बाल झड़ने पिल्लों पे दिखने शुरू हो जाएंगे, सिंक में दिखने शुरू हो जाएंगे, नहाते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। और मेरा ये ऑनेस्टली तब हुआ था जब कुछ महीने पहले मेरे बिजनेस में मुझे एक बहुत ही क्रेजी चीज से लीगल बैटल बहुत इंटेंस हो गई थी। आपको पता ही है, चल रही है पिछले 1 साल से, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गई थी, तो मेरे को नींद आनी भी छूट गई थी, तो मेरा वो फेज तब शुरू हुआ था। बट एक तीसरे टाइप का भी है जो कि है हेयर ब्रेकेज। इसमें अगर आप अपने बालों पे कुछ करवाया है, ब्लीचिंग प्रोसीजर, या फिर कई केराटिन करवा लेते हैं, पर्म करवा लेते हैं, तो उनके बड़े डैमेज से बाल हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, और तब ना बाल इतने रफ होते हैं कि आपस में लड़ के टूटना शुरू हो जाते हैं। अब भाई अगर आपके बालों में कोई दिक्कत हो रही है, कोई रेडनेस, इचिंग, एलर्जी हो रही है, या फिर टेम्पररी शेडिंग एकदम से बढ़ गई है, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है कि एकदम से ही ये भाई ये सब क्या हो गया, तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागना है। भाई मैं भी भागा था अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, मैंने पूछा, उसने मेरे को बताया मेरे को टेलोजेन एफुवियम हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी मेरी ब्रेकेज की साइकिल शुरू हो गई है। फिर उसने मेरे को ये वाली मेडिकेशन दी, और ये बेसिकली नॉर्मल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली चीजें हैं, बट उनका एक बहुत बढ़िया बना हुआ सिस्टम है बेसिकली। ये मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, ये दवाई है जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेनी चाहिए। हेयर फैक्ट, मैंने ये लेनी शुरू करी है, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। मुझे लगता है थोड़ी सी तो हेयर लॉस कम हुई है, बट ऐसी मैं आपको अभी पैसे वेस्ट नहीं करवाना चाहता, बट आपको सब कुछ सच बताना चाहता हूं। मैं हूं सायन कालरा, मेरा एम है इंडिया का हर लड़का अपनी बेस्ट वर्जन बन जाए, एंड इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप यंग एज में क्यों आपके बाल झड़ रहे हैं आगे। उससे पहले प्लीज बी योर बेस्ट को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के लिए। लेकिन अब जेनेटिक सबसे बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसी क्या गलतियां आप कर रहे हो जिसकी वजह से यंग एज पे शेडिंग, थिनिंग, या फिर इन जनरल हेयर क्वालिटी खराब हो रही है? उसमें सबसे बड़ी चीज जो कि बहुत अंडररेटेड है, आप प्लीज ध्यान से समझो, वो है डिलेड आइडेंटिफिकेशन। मतलब आप बहुत लेट रियलाइज कर रहे हो कि आपके साथ ये सब हो रहा है। और ये शायद थोड़ी बहुत मैंने भी गलती करी थी कि बहुत आदमी ना जब तक स्कैल्प क्लियरली विजिबल नहीं हो जाता रियलाइज ही नहीं करते, और इसलिए अर्ली थिनिंग को इशू भी नहीं मानते। आपको समझना है कि बालों को वापस लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचे हुए बाल बचाना, और ये आपको जल्दी समझना। बट एक बहुत बड़ी गलती जो कि मैंने भी करी हुई है, बहुत लड़के ऐसा करते हैं
जिसकी वजह से बहुत क्रेजी हेयर लॉस हो सकता है, वो है क्रैश डाइटिंग। क्योंकि क्रैश डाइटिंग में आप अपनी कैलोरीज बहुत कम कर देते हो, आपका प्रोटीन कंटेंट भी कम हो जाता है और उस वजह से क्रेजी शेडिंग शुरू हो सकती है। अब चाहे आप जिम विम जा रहे हो भाई, अगर आप अपना मान लो प्रोटीन भी पूरा कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज पूरी नहीं कर रहे तो उसमें आपकी डेफिशिएंसी आएगी। आपका जिंक पूरा नहीं होएगा, आपका आयरन पूरा नहीं होएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबको सप्लीमेंट चाहिए, बट आप ये समझो कि आपको अच्छी डाइट तो लेनी पड़ेगी और कैलोरीज भी सही अपने लिए लेनी पड़ेगी। अगर आपको कट भी करना है तो 200 कैलोरी से ज्यादा का कट मत करना। और एक और गलती, या फिर मैं बोलूं कि और चीजें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं आपके बाल झड़ने में, वो हो सकता है आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो, या फिर विटामिन B12 या डी की हो। आप समझ नहीं रहे हो भाई, कितना आजकल हम लोग, स्पेशली मैं इतना ज्यादा अंदर रहता हूं, इतना इंडोर्स रहता हूं। कुछ दिन मेरा कोई सन एक्सपोजर नहीं होता। सुबह उठा, अंदर काम करना शुरू किया, रात को जिम गया, कभी धूप देखी ही नहीं। और मैं पर्सनली एक चीज बताऊं, बाल छोड़ो, कभी कभी अंदर रहने की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी इतनी इफेक्ट हो जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ। 3-4 दिन बाद मेरे को रियलाइज होता है भाई मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ, इसलिए एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ यार, घर बैठ के सिर्फ काम करता रहता हूँ। अब ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हो, लेकिन ये डेफिशिएंसीज पकड़ना बहुत जरूरी है। कुछ लोग को लगता है बायोटिन ठूस लो। अरे बायोटिन, आपको पता भी आपको डेफिशिएंसी है या नहीं है, फालतू में बायोटिन खाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज जाके एक बार, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, एक ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना। और आजकल तो ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं भाई। बट सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से, जो कि आजकल हम लोग की जनरेशन या फिर आप लोग की जनरेशन में सबसे ज्यादा हेयर प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है और भी बहुत प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, वो है स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। भाई बहुत ही क्रेजी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है हम लोग के ऊपर, और उसकी वजह से बहुत शेडिंग हो सकती है। मेरा खुद का ये एग्जांपल है, मैंने आपको भी बताया था कि इतने ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, इवन आपको पता है ये चीज भी स्ट्रेस में काउंट होती है कि आपकी स्लीप साइकिल ही खराब है। आप रात रात तक जग रहे हो, किसी दिन 11 बजे सो रहे हो, किसी दिन सुबह के 4 बजे सो रहे हो, ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस कॉज करता है। एंड भाई ये स्ट्रेस और स्लीप की इतनी गंदी साइकिल है कि अगर आपकी स्लीप खराब है तो उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस बनेगा, और अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको नींद कैसे आएगी टाइम पे। और मैक्सिमम लड़के हमारी जनरेशन के इतनी गंदी स्ट्रेस साइकिल में फंसे हुए हैं क्योंकि यार आप ये समझो, पुरानी जनरेशन में ना स्ट्रेस होता था, लेकिन लाइफ में कुछ करने का जो पाथ था ना, वो बहुत स्ट्रीमलाइन था और बहुत कुछ ही पाथ थे, तो लोगों को पता था, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं थी। आजकल के टाइम्स में लड़कों की, मतलब सबकी, लड़कियों की भी, सबकी जॉब्स जा रही हैं, ऊपर से एआई वगैरह इन सब चीजों का इतना हवा बन चुका है कि इंसान को समझ ही नहीं आता भाई लाइफ में अगर कुछ करना है तो एग्जैक्टली करे क्या। इतनी सारी चीजें सामने हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करके सही चीज को परस्यू कैसे करें। और आजकल के लड़कों पे तो मतलब अलग लेवल का स्ट्रेस ये भी बन गया है कि सारी लड़कियां, मतलब मैं सारी लड़कियां नहीं बोलूंगा, बहुत लड़कियां एंटाइटल्ड हो चुकी हैं अभी। अब मुझे नहीं पता वो फेमिनिज्म की वजह से है, सूडो फेमिनिज्म की वजह से है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप ये सोचो, हम लड़के करें क्या? हम पहले तो लड़के प्रॉपर्टी खरीद लेते थे क्योंकि सस्ती थी और लड़की को लगता था चलो इसके पास अपना घर है, तो उसकी बंदे की वैल्यू होती थी। अब लड़का जितना ही हाईली स्किल्ड हो जाए, जितना ही लाइफ में अच्छा कर ले, प्रॉपर्टी कहां से ले? क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स तो एकदम ऊपर है, घर ही नहीं है हमारे पास। और भाई मैं तो ये कहता हूं, चलो ठीक है, बोल रहे हैं ना लोग कि नहीं अब की जनरेशन में तो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है, ये वो है। आप ये समझो, पुराने जमाने में आदमियों को जैसे कहते हैं ना कि कोई एक्सप्रेस नहीं करता था तो मेंटल हेल्थ बहुत खराब रहती थी आदमियों की। अरे भाई तब मेंटल हेल्थ खराब करने वाली इतनी चीजें भी नहीं होती थी। हमारे टाइम पे मेंटल हेल्थ खराब करने वाली एक आदमी की इतनी सारी चीजें हैं कि उसको मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और भाई मैं अपने देश में तो क्या बात करूं, आदमी हो, औरत हो, या कोई भी जेंडर हो, बॉटम से ऊपर आने का एक तरीका था हमारे पास, वो है एजुकेशन। उस पे भी आप देख रहे हो क्या चल रहा है। अब यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि ये पार्टी वो पार्टी, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अपना कोई ओपिनियन ऑन एनीथिंग पॉलिटिकल सामने नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम देख लो, आपको पता है क्या चल रहा है। और मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, इतनी ज्यादा चीजें करता हूं मैं स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, स्लीप अच्छी करने के लिए, कुछ ना कुछ होता ही रहता है कि वो चीजें ही फेल होती रहती है। जब तुम ग्रो कर रहे हो तो लाइफ में ये सब झेलना ही पड़ता है। अब वही है कि लाइफ में ग्रोथ चूज करूं या बाल सही चूज। अरे भाई ये छोड़ो भाई, दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना गंदा, वाटर पोल्यूशन इतना गंदा, कैसे लड़ूं इन चीजों से? शिफ्ट आउट हो जाऊं क्या? फिर काम तो दिल्ली और मुंबई में ही है, क्या करूं? बट एनीवे, थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो गया। नेक्स्ट मिस्टेक जो हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करती है, आई कांट बिलीव अभी भी बहुत सारे लड़के कर रहे हैं और आजकल ये फैशन बन चुका है, वो है स्मोकिंग। बहुत खतरनाक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इससे वैस्कुलर इफेक्ट्स होते हैं एंड ओवरऑल हेल्थ बर्बाद हो जाती है, और स्मोकिंग के साथ वेपिंग भी इंक्लूडेड है। मैं भी बहुत पहले स्मोक करता था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्विट भी करी थी। अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए स्मोकिंग क्विट करने के लिए, मेरे को डेफिनेटली रीच आउट करो। नेक्स्ट मिस्टेक है, बहुत लोग ना अनदेखा कर देते हैं स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को, मतलब कि बहुत गंदा डैंड्रफ या सोराइसिस, या फिर आप समझो कि आपके स्कैल्प पे इचिंग हो रही है, स्क्रैचिंग हो रही है, ये सब चीजों को ना हल्के में मत लो, इंस्टेंटली भागो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई रैंडम एंटी डैंड्रफ शैम्पू उठा लोगे कॉस्मेटिक स्टोर से जाके तो वो काम कर जाएगा। प्लीज, अगर ये सब हो रहा है
डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर तो वैसे कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी है इस देश में अभी। और आप लोग भी तो खुद ही सोचते हो कि भाई हम तो हेयर वैक्स लगाते हैं और ये वाला शैम्पू यूज करते हैं इसलिए हमारा हेयर फॉल हो रहा है। खुद ही अपने आप को डायग्नोज कर रहे हो। क्या वो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स या फिर हेयर ड्रायर से एक्चुअल में आपके फॉलिकल्स पे इफेक्ट पड़ भी रहा है? तो भाई पहली लल्लू मिस्टेक जो आप कर रहे हो वो ये है कि आपको लगता है आपके स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अब भाई जेल, वैक्स, मूव ये सब थोड़ी ना आपका वो पैटर्न्स क्रिएट कर रहे होंगे, वो थोड़ी ना डीएचटी पे एक्ट कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आप उसको अच्छे से वॉश ऑफ नहीं करते तो आपके स्कैल्प पे एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर अच्छे से धोते नहीं हो उनको। एंड ऑब्वियसली अगर आपके बाल चिपके हुए किसी प्रोडक्ट पे और उसमें बहुत ज्यादा हाथ मार रहे हो, खींच रहे हो, तो ऑब्वियसली वो टूटेंगे ज्यादा। बाकी उनका मेल पैटर्न बॉल्डनेस से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी लल्लू मिस्टेक, आपको लगता है एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले लो उससे हो जाएगा सब सही। अरे भाई शैम्पू आपका स्कैल्प साफ करता है और आपके स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन सही कर सकता है, फ्लेकी स्कैल्प सही कर सकता है और आपके बालों की जो फ्रिक्शन है वो कम कर सकता है, बट वो कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है आपके एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की। और एक और लल्लू मिस्टेक जो कि पता नहीं आप अपने पूर्वजों से या पेरेंट्स वगैरह से सीख के आ रहे हो, आपके पेरेंट्स हमेशा सही नहीं होते हैं, प्लीज नोट कर लो। ऑयल से कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि ऑयल आपके हेयर को लुब्रिकेट कर देता है और आपके हेयर को और स्मूथ फील करवा सकता है और वो जो मसाज मिलती है आपको चमड़ी मिलती है वो रिलैक्सिंग हो सकती है, बट वो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं आता है। इवन रोजमेरी ऑयल की भी बहुत लिमिटेड क्लिनिकल रिसर्च है और बल्कि इतनी छोटी रिसर्च है कि रोजमेरी ऑयल पे भरोसा करना अपनी रिस्क पे रखो। बट नेक्स्ट लल्लू में से एक ये है बायोटिन ठूसना भाई। और उसमें आपकी भी क्या गलती बोलूं, उसकी मार्केटिंग ही ऐसे होती है कि भाई ये तो बायोटिन तो भगवान है। अरे मेरे भाई रैंडम सप्लीमेंटेशन मत लो, अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो बस आप। कोई भी सप्लीमेंट आपको तब लेना है जब एक्चुअल में आपके अंदर डेफिशिएंसी है। क्या आपको पता भी है आपने किस चीज की डेफिशिएंसी है? ब्लड टेस्ट करवाया आपने? और एक और लल्लू मिस्टेक जो कि मैंने भी करी हुई है पहले, अब नहीं करता, वो है मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करके छोड़ दी, फिर वापस स्टार्ट करी, वापस छोड़ दी, बीच में फालतू ब्रेक्स ले लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भाई हेयर ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी मैटर करती है और मिनॉक्सिडिल लगाने के जब आप शुरू करते हो पहली बार तब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाल गिरते ही है, उससे मत डरो और प्लीज उसको 3 महीने तो दो उसको इवैल्यूएट करने के लिए। और एक बात समझ लो ना, आपको मिनॉक्सिडिल जीवन भर लगानी पड़ेगी भाई। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पाता है आपसे? मैं अभी घूमने गया 3-3.5 हफ्ते के लिए, मैं यूके में था, आयरलैंड में था, एक दिन भी मैंने मिनॉक्सिडिल और अपना उसमें फिनास्ट्राइड भी और साथ में जो मैं बॉन्ट्रेस लेता हूँ वो मैंने मिस नहीं करा, एक दिन भी मिस नहीं करा। अब नेक्स्ट लल्लू मिस्टेक मत कर देना कि मेरी जो मतलब मैं अपने लिए करता हूँ वो कॉपी कर दिया आपने। अरे भाई हेयर लॉस की अलग अलग तरीके होते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, हर एक का अलग सोल्यूशन होता है, वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा। बट ये भी मत करना है कि नेक्स्ट लल्लू मिस्टेक कर दो कि भाई वेट ही करे जा रहे हो जब तक ट्रांसप्लांट की नौबत ना आ जाए। क्योंकि अच्छा बेसिक चीज समझो, ट्रांसप्लांट में क्या होता है, पीछे से बाल निकाल के कहीं से बाल निकाल के आगे लगा देगा, उससे हेयर फॉल रुक थोड़ी ना रही है, बस शिफ्ट कर रहे हैं ना बाल आगे, नए बाल लगा दिए ना। अगर आपकी आदतें वैसी रहेंगी तो जो नए लगे हैं वो भी झड़ जाएंगे। यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूंगा, बालों को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब बचाने के लिए सबसे सही रूटीन क्या है वो बताता हूं। उससे पहले मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ आपको किस टाइप की हेयर फॉल या हेयर लॉस या जो भी है वो हो रहा है, आपका हेयर कंसर्न क्या है, डिटेल में मुझे बताओ। सबसे पहला स्टेप, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन लो और पहले दिन अपना सही इंडोर लाइट में हर जगह की फोटोज लो ताकि आगे जब आप ट्रैक करो आपको पता हो। नेक्स्ट स्टेप है मिनॉक्सिडिल। बहुत एक तो ओवर द काउंटर है, मतलब कि आप जाके बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो एंड ये बहुत रिसर्च एंड एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट है। इससे कुछ इंप्रूव ना हो तो एटलीस्ट जितना है वो बचेगा। अब इसको ओरली मत लेना, टॉपिकल लेना, वो ज्यादा सेफ है तो मैं वही रेकमेंड कर सकता हूं। बट स्टेप 3C का एक पार्ट है जो कि है कि इसमें आपका फिनास्ट्राइड भी होना चाहिए, क्योंकि आपको वो भी लेना है, क्योंकि फिनास्ट्राइड टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में बनने से रोकता है और ये भी बहुत वेल रिसर्च्ड है, काफी एविडेंस है इसके पीछे। और इसमें भी टॉपिकली लगाना, मतलब ऊपर से लगाना बालों पे सेफ माना जाता है 100%, बट खाने वाले पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा। और अगर आप चाहते हो कि मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड जो मैं यूज करता हूं काफी टाइम से, उस चीज के ऊपर एक वीडियो बना दूं और साथ में बॉन्ट्रेस भी यूज करता हूं जो कि एक पेप्टाइड सीरम है, उस पर एक वीडियो बना दूं अलग से मेरी पूरी जर्नी मिनॉक्सिडिल वगैरह की, तो उसमें भी मैं बना सकता हूं। बट इसके बाद का जो लेवल आता है वो है पीआरपी करवाना। अब मुझे ये सब बस बालों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन लगते थे, बट मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके पता चला कि मिनॉक्सिडिल अलग चीज है, फिनास्ट्राइड अलग चीज है, पेप्टाइड सीरम जैसे कि बॉन्ट्रेस अलग चीज है, और वो सब तो करने ही है। कुछ चीजों से शायद थिनिंग सही हो रही होगी, लेकिन अगर मान लो एकदम से हेयर लॉस शुरू हो गया, शेड हो रहे हैं बहुत सारे बाल, उसको कैसे रोकना है, उसके लिए पीआरपी बहुत बढ़िया चीज है। पीआरपी में बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बताऊं तो आपका खून लेते हैं आप में से, उस पर कुछ प्रोसेसेस करते हैं और उसके बाद वो आपके स्कैल्प एरिया पे वापस डालते हैं, जो भी अफेक्टेड एरियाज है इंजेक्ट कर देते हैं। भाई बहुत दर्द होती है, मैंने एक सेशन ले लिया है, जब मैं बहुत सारे सेशन ले लूंगा तब इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। बट हाँ ऑनेस्टली मेरे को एक सेशन लेने के बाद कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखा, शायद हेयर लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, बट मेरे को पूरी ट्रीटमेंट करवा लेने दो फिर बताऊं। अब बात यह है कि पीआरपी के रिजल्ट्स थोड़े वेरिएबल होते हैं, कईयों पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता, कईयों पे बहुत इफेक्ट आता है, बल्कि कहीं मैंने पढ़ा था कि 63% सक्सेस रेट होता है, बट रिलायबल सोर्स तो नहीं लगा मुझे।
और वैसे इसकी एक एडवांस भी तरीका होता है इसका, उसको IPRF कहते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा बाद में। एक बार PRP खत्म हो जाए तो मैं सारी चीजें करवा के आपको रिजल्ट्स बताता रहूंगा। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग टाइप के प्रोसेसेस भी होते हैं, वो भी आप करवा सकते हो। अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछने के बाद मैं डर्मा रोलर अभी यूज करना शुरू करूंगा, उसके भी रिजल्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड उसके बाद का तो लेवल हम सबको पता ही है, हेयर ट्रांसप्लांट। उसके लिए तो भाई आप रैंडमली नहीं सोच सकते कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, वो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताएंगे कि भाई करवाना है नहीं करवाना है। और उसके भी रिजल्ट्स पे बहुत वेरिएबल होता है कि किसी के फायदा ही नहीं होता वो करने से, किसी का बहुत फायदा हो जाता है। एंड मेरी भी मुझे लगता है 4-5 साल में वो नौबत आ जाएगी कि ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, तो वो भी मैं करवाऊंगा, उसमें भी कंटेंट बनाऊंगा। या फिर आप थोड़े से कॉस्मेटिक ऑप्शंस पे जा सकते हो, जैसे कई लोग बाल वाला वो विग चिपका लेते हैं। बस आपको समझना है उस चीज को आप एक फेलियर मत समझो यार, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। आपने हेयर सिस्टम भी लगा लिया, मतलब चिपका भी लिए, तो बुराई क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली तो शायद दूसरे लड़कों को आपके बालों से ज्यादा फर्क पड़ता है दैन लड़कियां। और आपको सेक्स तो लड़कियों के साथ, मतलब अगर आप गे हो तो आपको लड़कों के साथ भी करना होगा, बट अगर गे हो तो दूसरा लड़का भी तो बॉन्डिंग को उतने अच्छे से समझता होगा डेटिंग वर्ल्ड में, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे लड़कियों को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब घर बैठे बैठे आपका हेयर केयर कैसा होना चाहिए? इन द मॉर्निंग आपको अपने हेयर को बहुत जेंटली ट्रीट करना है। एग्रेसिव टॉवल से रबिंग नहीं करनी है। कंघी जब यूज कर रहे हो तो बहुत जोर जोर से नहीं करना है। स्टाइल कर रहे हो तो नॉर्मली करना है, और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो कि बहुत आसानी से रिमूवेबल हो, कि पानी से धोए और हट गए। और अगर आपके स्कैल्प पे इचिंग वगैरह होती है तो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मत यूज करो। और साथ में जो मिनॉक्सिडिल वगैरह कुछ भी जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट, उसको लगाना नहीं भूलना है, इसको अपने सिस्टम में डाल लो। और बहुत लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि हेयर वॉश कब करना है, कितना फ्रीक्वेंटली करना है। भाई इसका कोई लिखा हुआ तरीका नहीं है। सिंपल आपको ये सोचना है आपका बाल कितने जल्दी कितने फ्रीक्वेंटली गंदे होते हैं उस हिसाब से वॉश करना है। अगर आप रोज स्पोर्ट्स खेलते हो, पसीने वसीने में नहाते हो, बिल्कुल ही बाहर रह के एकदम डर्ट पोल्यूशन में, तो ऑब्वियसली आपको रोज शैम्पू करना है फिर तो। और कभी कभी जब एक्टिविटी लेवल कम है और बाल ज्यादा गंदे नहीं हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पानी से धो लेता हूँ। मतलब भाई एक स्वेटी और ऑयली स्कैल्प अगर आप ऐसी छोड़ दोगे ये सोच के कि भाई नहीं शैम्पू तो ज्यादा नहीं करना चाहिए, उससे खराब होता है, अरे भाई बिल्कुल बेवकूफी है। और जब आप फ्रीक्वेंटली वॉश करते हो बाल, तब आपको ऑब्वियसली हर वॉश में दिखेंगे कि बाल निकल रहे हैं। वो वाले बाल है जो ऑलरेडी टूट चुके हैं, बस वो यहाँ अटके हुए थे, वही तो हट रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि शैम्पू करने से झड़े। और अगर नॉर्मल क्लेंजिंग करनी है तो एक बेसिक जेंटल शैम्पू यूज करो, और अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो एक मेडिकेटेड शैम्पू यूज करो। और शैम्पू को स्कैल्प पे ही लगाओ। मैं पर्सनली लॉजी ड्रफ यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को वो प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट, अगर आपके बाल लंबे हैं तो कंडीशनर लगाया करो ताकि स्मूथ रहे बाल, कंडीशन रहे और आपस में उलझ के टूटे ना। और ड्राई करते हुए टॉवल से सिर्फ पैट करना है, घिसना नहीं है। साथ में हेयर ड्रायर भी ज्यादा दिक्कत नहीं देता अगर आप उसे एक सेफ डिस्टेंस से यूज करो और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे ना यूज करो। और रात के लिए आपने वो कहावत सुनी होगी कि पैंट्स पहनो बैगी, टी शर्ट पहनो टाइट, 12 बजे मिनॉक्सिडिल, 12:30 बजे गुड नाइट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और हाँ भाई, आपको बिल्कुल भी गीले बाल लेके सोने नहीं जाना है। साथ में आपका पिलो केस एकदम क्लीन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ, पुरानी टी शर्ट जो कि बहुत स्मूथ हो चुकी है धुल के, उनको पिलो केस की तरह यूज करता हूँ हर रात न्यू। और भाई रोज अपने झड़े हुए बाल गिनना छोड़ दो, उससे सिर्फ एंजाइटी हो रही है। आपको ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, अपने बाल बचाने पे ध्यान दो। और अगर आपको एक एग्जैक्ट एक्शन प्लान चाहिए तो वो मैं नोशन पे बना के आपको सिस्टमैटिकली दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। लेकिन असली बात जो है वो समझो भाई, हेयर लॉस एक पर्सनल फेलियर नहीं है। और अपने हेयर लॉस को एक्सेप्ट करना एंड उसको ट्रीट करना कोई स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट एंड्स नहीं है, दोनों साथ में है। अब आप चाहे कोई ट्रीटमेंट चूज करो या ट्रांसप्लांट चूज करो या फिर विग चिपका लो या फिर आप गंजे भी होना चाहो, आप इसमें से कुछ भी करो, बस हेयर लॉस को अपनी इनसिक्योरिटी मत बनाओ। जितनी जल्दी लॉजिकली विदाउट इमोशन समझोगे इस बात को, उतनी जल्दी आप इस चीज को सॉल्व भी कर पाओगे और अपने आप से खुश भी रह पाओगे। इवन तो मुझे पता है कि इससे इमोशन निकालना बहुत मुश्किल होता है, आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा हिट पड़ता है। रिसेंट न्यूज़ जो हम देख रहे हैं उसके बाद तो ये सब बहुत ही मुश्किल हो जाता है अच्छी मेंटालिटी डेवलप करना इस चीज़ की तरफ। लेकिन इसी एग्जैक्ट रीजन से मैंने कम्युनिटी बनाई है टू सपोर्ट ईच अदर। कमेंट्स में अगर आप डालोगे आपको एग्जैक्ट हेयर इनसिक्योरिटी क्या है, हम सब भाई आपस में मिलके एक दूसरे को लॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं। एंड यही कम्युनिटी बी योर बेस्ट में बनाने के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई लव यू गाइस। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।